नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वक्रोक्ति सिद्धांत है। इसमें आज हम जानेंगे वक्रोक्ति का अर्थ, विभिन्न आचार्यों की जो परिभाषाएं हैं उनके जो विचार हैं उनको, और साथ ही जानेंगे हम वक्रोक्ति के जो भेद हैं उनके बारे में। देखिए, वक्रोक्ति जो सिद्धांत है उस वक्रोक्ति के जो प्रवर्तक हैं वो कुंतक हैं, और कुंतक से पहले भी जो आचार्य हैं वो वक्रोक्ति को अलंकार मात्र मानते थे, परंतु कुंतक ने ही वक्रोक्ति को विशेष महत्व प्रदान किया। तो जानते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कुंतक। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए उसे काव्य की आत्मा माना है। वक्रोक्ति जीवितम ये किसका ग्रंथ है? कुंतक का ग्रंथ है। और इस वक्रोक्ति काव्य जीवितम में उन्होंने काव्य की आत्मा किसको स्वीकार किया है? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। आगे देखेंगे वक्रोक्ति का अर्थ है। वक्र प्लस उक्ति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है वक्रोक्ति। वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब है कि टेढ़ा, कुटिल, विलक्षण कथन। टेढ़ा, कुटिल और विलक्षण कथन। वक्रोक्ति से तात्पर्य बाकपन या विलक्षणता से है। वक्रोक्ति से तात्पर्य किससे है? बाकपन या विलक्षणता से है। सीधे से ये कह सकते हैं कि जिसका लाक्षणिकता के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है, वक्रोक्ति रेव वेदज्ञ भंगी भणिति। वेदज्ञ का अर्थ है यहाँ विचित्र, भंगी यानी भंगिमा, और भणिति यानी कथन, अर्थात कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन ही वक्रोक्ति है। दूसरे शब्दों में कहे तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा काव्य तत्व जो किसी उक्ति या कथन को आकर्षक या चमत्कार पूर्ण बना दे, उसका नाम ही क्या है? वक्रोक्ति है। कुंतक काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम तदिदाह्लाद कारिणी। अर्थात काव्य विद्वानों को आह्लादित करने वाले विचित्र कवि व्यापार, वक्र यानी विचित्र, कवि व्यापार से शालिनी यानी जो सुशोभित, और व्यवस्थितौ यानी व्यवस्थित, शब्दार्थौ शब्द और अर्थ, सहितौ यानी साथ में मिलकर क्या करते हैं? काव्य कहलाते हैं। कि अर्थात विद्वानों को आह्लादित करने वाले यानी आनंदित करने वाले विचित्र कवि व्यापार से जो सुशोभित या व्यवस्थित जो शब्द और अर्थ हैं जब मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। तो ये काव्य की परिभाषा कुंतक ने दी है। भामह ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। भामह ने वक्रोक्ति को क्या माना है? अतिशयोक्ति का पर्याय माना है। उन्होंने अपनी रचना काव्य अलंकार में वक्रोक्ति को सब अलंकारों का अनिवार्य तत्व कहा है। सब अलंकारों का अनिवार्य मूल माना है। किसको? वक्रोक्ति को। किसने? भामह ने। भामह वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं, लोकातिक्रांत गोचरम वचनम। अर्थात लोक की सामान्य कथन प्रणाली से भिन्न वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति जो है वो लोक की इस सामान्य कथन प्रणाली से भिन्न प्रणाली उन्होंने माना है। उनका मानना था कि वक्रोक्ति के बिना काव्य रचना ही संभव नहीं है। भामह जो है वो तो ये मानते थे कि वक्रोक्ति के बिना तो काव्य रचना ही संभव नहीं है। अलंकार रहित काव्य को वे वार्ता मात्र मानते थे, और जिस काव्य में अलंकार ही नहीं है उसको केवल उन्होंने वार्ता मात्र माना है। तो इस प्रकार भामह ने वक्रोक्ति के महत्व को तो स्वीकार किया, लेकिन उसका स्वतंत्र वर्णन न करके उसे अलंकार सिद्धांत का एक आवश्यक अंग माना है। फिर आगे जो आचार्य हैं वो हैं वामन। वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है।
उन्होंने अपनी रचना काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में वक्रोक्ति को परिभाषित करते हुए कहा, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। तो वामन की जो ये धारणा कि किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हुई कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हुई, और न ही उनकी जो गौड़ी लक्षणा और वक्रोक्ति में किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। फिर आगे जो आचार्य हैं वो हैं रुद्रट, और रुद्रट कहते हैं कि रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्द अलंकार स्वीकार करते हुए इसके दो भेद माने हैं, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। उन्होंने माना कि जब कोई किसी भी बात को सुनकर उसमें प्रयुक्त शब्दों का वास्तविक अर्थ न लगाकर कोई अन्य अर्थ लगाता है और वास्तव में और या वास्तविकता से भिन्न उत्तर वो देता है, तो वो वक्रोक्ति अलंकार माना जाता है। ये विचार रुद्रट का है। आगे जो आचार्य हैं वो हैं मम्मट, और मम्मट कहते हैं कि वक्रोक्ति को एक सामान्य अलंकार माना है, वक्रोक्ति को एक सामान्य अलंकार माना मम्मट ने। आगे चलकर अन्य आचार्यों ने वक्रोक्ति को मात्र शब्दालंकार स्वीकार किया। आजकल हिंदी में वक्रोक्ति को एक सामान्य अलंकार के रूप में ही जाना जाता है, वक्रोक्ति को आजकल सामान्य अलंकार के रूप में जाना जाता है। फिर आगे देखेंगे वक्रोक्ति के भेद या प्रकार, वक्रोक्ति के भेद या प्रकार देखते हैं। तो आचार्य कुंतक ने काव्य के सभी मूल तत्व जैसे रीति है, गुण है, अलंकार है, वृत्ति है, इन सभी को वक्रोक्ति में शामिल किया। वक्रोक्ति को विस्तृत या व्यापक अर्थ भी प्रदान किया, लेकिन काव्य शास्त्र में यह मत स्थिर नहीं हो पाया क्योंकि अन्य किसी भी आचार्य ने उनका समर्थन नहीं किया, और वर्तमान में वक्रोक्ति मात्र एक शब्दालंकार बनकर रह गई है। लेकिन फिर भी कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद उपभेद देकर इसे व्यवस्थित काव्य सिद्धांत बनाने का प्रयास किया है। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद स्वीकार किए हैं। कितने भेद माने हैं आचार्य कुंतक ने? 6 भेद, जिसमें पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा पद परार्ध वक्रता, चौथा वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता और छठा है प्रबंध वक्रता। इस तरह से आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, जिसमें सबसे पहला जो भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, उसको देखते हैं। व्यंजन वर्णों की ऐसी व्यवस्था एवं विन्यास जिससे सौंदर्य का विधान हो, वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। ये कह रहे हैं कि व्यंजन वर्णों की ऐसी व्यवस्था एवं विन्यास, यानी वर्णों की ऐसी व्यवस्था, क्रम या उनको इस तरह से विन्यास करना, इस तरह से उनको सजाना जिससे क्या हो, सौंदर्य का विधान हो, वो क्या है, वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। वर्ण विन्यास वक्रता में यमक और अनुप्रास अलंकार आते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं वर्ण विन्यास वक्रता का, कि कनक कोमल केसर कलियां, ज्ञान गिरा गुण की गलियां। अब इसमें देखिए कै जो वर्ण है उस वर्ण की आवृत्ति यहाँ किस तरह से इसको व्यवस्थित किया गया है आप देख सकते हैं। और गे वर्ण की आवृत्ति नीचे वाली लाइन में, गिरा गुण गलियां, तो इस तरह से व्यंजन वर्णों की जो व्यवस्थित करना या उनका विन्यास करना, उनको सजाना जिससे उनके सौंदर्य का विधान हो, वही क्या है, वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। कुंतक ने वर्णों के विन्यास को एक प्रकार की वक्रता या चमत्कार स्वीकार करते हुए निर्देश किया कि वर्ण विन्यास वक्रता विषय अनुकूल होनी चाहिए। वर्ण विन्यास वक्रता विषय के अनुकूल होनी चाहिए, आग्रह पूर्वक विरचित न हो और न असुंदर वर्णों से युक्त हो। उसमें असुंदर वर्णों का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो वैचित्र्यपूर्ण होनी चाहिए, प्रसाद गुण संपन्न होनी चाहिए और श्रुति सुखद हो और सुनने वाले को सुखद लगने वाली होनी चाहिए। ऐसे वर्ण विन्यास वक्रता होनी चाहिए। आगे जो दूसरा भेद है वो है
पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता में पद के पूर्वार्ध यानी पहले या प्रकृति पर आधारित वक्रता, पद के पहले जब उसकी विलक्षणता दर्शाता है, पद के पहले जब उसकी विलक्षणता दर्शाई जाती है या जो प्रकृति पर आधारित होता है वह पद पूर्वार्ध वक्रता होती है। कुंतक ने इसके 8 भेद किए हैं। रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, लिंग वैचित्र्य वक्रता और क्रिया वैचित्र्य वक्रता। इसमें से एक उदाहरण लेते हैं। जल भी परम उमंग भरा, नाच रहा है रंग भरा। देखिए ये जो पद लिया है ये उपचार वक्रता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उपचार वक्रता का। ये जो 8 भेद कुंतक ने इसकी किए हैं पद पूर्वार्ध वक्रता के, उसमें से जो उपचार वक्रता है इसका उदाहरण है कि जल भी परम उमंग भरा, नाच रहा है रंग भरा। यहाँ पर उपचार वक्रता वो होती है जिसमें भिन्न स्वभाव वाले भी प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के आरोप द्वारा जो वक्रता प्राप्त होती है वो उपचार वक्रता होती है, यानी प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप। यहाँ पर जो जल है, जल पर नर्तक का आरोप और जड़ पर चेतन का आरोप है, इस कारण से यह उपचार वक्रता का सूचक है। आगे जो भेद है इसका वो है पद परार्ध वक्रता। पद परार्ध यानी पद के परार्ध यानी बाद में, अर्थात प्रत्यय से उत्पन्न वक्रता। प्रत्यय से उत्पन्न वक्रता, प्रत्यय से उत्पन्न विलक्षणता को परार्ध वक्रता कहते हैं। इसके कुंतक ने 6 भेद बताए हैं। कुंतक ने इसके 6 भेद किए हैं। काल वक्रता, कारक वक्रता, संख्या वक्रता, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता और प्रत्यय वक्रता। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि पिए सो कहूँ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग। मतलब कि एक प्रत्यय से अन्य प्रत्यय लगने के कारण यहाँ जो है कारक वक्रता, जैसे संदेश से क्या बन गया? संदेशड़ा। तो यहाँ प्रत्यय से उत्पन्न वक्रता आ रही है, तो ये पद परार्ध वक्रता हो जाएगा। फिर अगला जो भेद हैं वो हैं वाक्य वक्रता। जहाँ वाक्य के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता उत्पन्न हो वहाँ वाक्य वक्रता होती है। इसे वाच्य वक्रता अथवा वस्तु वक्रता भी कहते हैं। जहाँ वाक्य के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता उत्पन्न करता है कवि, वो वाक्य वक्रता होती है, और वाक्य वक्रता को वाच्य वक्रता या वस्तु वक्रता भी कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, सहजा वस्तु वक्रता और दूसरा है अर्थालंकारों के प्रयोग कौशल से जन्य वक्रता। सहजा वस्तु वक्रता कवि की सहज प्रतिभा द्वारा प्रकृत वस्तुओं का सजीव चित्रण सहजा वाच्य वक्रता कहलाती है। अगला जो प्रकार है वो है प्रकरण वक्रता का। प्रकरण वक्रता से तात्पर्य प्रबंधन का देश अर्थात कथा प्रसंग से है। कथा प्रसंग की वक्रता प्रकरण वक्रता कहलाती है। कथा प्रसंग की जो वक्रता होती है वो क्या कहलाती है? प्रकरण वक्रता कहलाती है। यानी कि एक प्रबंध में जो है अनेक प्रकरण होते हैं, इन प्रकरणों को प्रभावशाली बनाना ही प्रकरण वक्रता है। प्रकरण वक्रता के कवि ने 8 प्रकार माने हैं। सबसे पहला है भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना। भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना यानी जिससे पात्रों का चरित्र क्या हो? उत्कर्ष हो। चरित्र का उत्कर्ष हो यानी पात्रों का जो चरित्र उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो, उनकी भावपूर्ण स्थिति की श्रेष्ठता सिद्ध हो। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं प्रकरण वक्रता में भावपूर्ण स्थिति का,
कि आया फिर तू राम कोख में मानो मेरी, लक्ष्मण मेरी गोद रहे सीसु सैया तेरी। जन्म जन्म में यही कोख जननी मैं पाऊँ, माँ मैं लक्ष्मण इसी गोद में पलता जाऊँ। यहाँ पर इस पद में देखिए कि भावपूर्ण संवाद से जो है कौशल्या, राम और लक्ष्मण का उत्कर्ष द्योतित हुआ है, यानी राम और लक्ष्मण और कौशल्या का जो श्रेष्ठता है, उनकी जो उन्नति है वो प्रभावशाली बनी है। फिर इसमें अगला जो है वो है उत्पाद्य लावण्य। ऐतिहासिक कथा वस्तु में कवि कल्पना द्वारा मधुर काव्य सौंदर्य की उत्पत्ति करता है। इसमें कवि जो है ऐतिहासिक कथा वस्तु की कल्पना द्वारा मधुर काव्य सौंदर्य की कल्पना करता है, यानी अविद्यमान की कल्पना करता है कवि, और विद्यमान जो होता है उसमें भी संशोधन करता है कवि। फिर अगला है प्रमुख कथा प्रसंगों, कथाओं में उपकार्योपकारक भाव। प्रासंगिक जो कथाएं हैं वो परस्पर एक दूसरे का उपकार करती हैं। पारस्परिक जो कथाएं हैं प्रकरण में वो एक दूसरे पर उपकार करती हुई प्रतीत होती है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर जो रामचरित्र उसके पहले अंक में राम ने जृंभकास्त्रों की अद्भुत जो शक्ति है उसका वर्णन किया है, और जो 5वां अंक है इसी का उत्तर रामचरित्र का जो 5वां अंक है उसमें लव ने उन अस्त्रों का प्रयोग किया है। तो इन दोनों प्रसंगों में से पहला जो है वो दूसरे का उपकारक है। तो इस तरह से जो कथाएं हैं प्रकरण में वो प्रासंगिक कथाएं आपस में उपकार्योपकारक होती है। फिर अगला है किसी एक प्रकरण का अत्यंत मनोहारी वर्णन। कथा के किसी एक प्रकरण का नवीन एवं मनोहारी वर्णन प्रबंध काव्य को वक्रतापूर्ण बना देता है। यानी उसमें प्रकरण कथा है और उसमें कोई भी एक नया प्रकरण या मनोहारी वर्णन अगर आ जाता है तो वो उस प्रबंध काव्य को वक्रतापूर्ण बना देता है, उसमें विलक्षणता ला देता है। फिर अगला है रोचक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन। कि प्रकरण जो होता है उसमें रोचक प्रसंगों का भी वर्णन आना चाहिए, जैसे षड ऋतु, चंद्रोदय, सूर्योदय, जल क्रीड़ा, इनका सबका मधुपान आदि का वर्णन आना चाहिए। फिर अगला है अप्रधान किंतु सुंदर प्रसंग की उद्भावना द्वारा प्रधान कथा वस्तु की सिद्धि। यानी अप्रधान है लेकिन किंतु सुंदर प्रसंग की उद्भावना के द्वारा उस कथा वस्तु की सिद्धि हो जाती है। जैसे मुद्रा राक्षस नाटक है, उस नाटक में चाणक्य द्वारा नियुक्त जो पुरुष है और उस पुरुष के द्वारा आत्महत्या का प्रपंच किया जाता है, जिससे चाणक्य जो है राक्षस को जीवित बंदी बना सकने में सफल होता है। तो इस तरह से अप्रधान किंतु सुंदर प्रसंग की उद्भावना से कथा वस्तु की सिद्धि होती है। फिर है गर्भांक। गर्भांक यानी नाटक के एक अंक में एक लघु अंक की रचना। नाटक के एक अंक में एक लघु अंक की रचना जिससे एक कुशल नट सामाजिक का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे राजशेखर के बाल रामायण नाटक के तीसरे अंक में सीता स्वयंवर नामक गर्भांक होता है। फिर अगला है विभिन्न प्रकरणों की परस्पर अन्विति, यानी मुख प्रतिमुख आदि नाट्य संधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों की परस्पर संबद्धता। यानी प्रकरण जो होते हैं उनके जो मुख हैं, प्रतिमुख हैं और उनके आपस में जो प्रकरण है वो सारे संबंधित होने चाहिए। अगला जो प्रकार है वो है प्रबंध वक्रता। प्रबंध से तात्पर्य है महाकाव्य नाटक आदि से। महाकाव्य नाटक आदि से हैं। इसमें कवि अपने कौशल से संपूर्ण महाकाव्य में अपनी प्रतिभा से वक्रता उत्पन्न करता है, इसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य में जो है कवि अपने कौशल से पूरे प्रबंध काव्य में वक्रता, ये विलक्षणता उत्पन्न करता है।
इसके 6 भेद कवि ने माने हैं, जिसमें पहला है मूल रस परिवर्तन, यानी आधार कथा को हृदयकारी बनाने के उद्देश्य से उसके मूल रस के स्थान पर किसी अन्य रस को प्रस्तुत करना। मूल रस जो है, मूल कथा जो है, उस कथा को आधार बनाते हुए उसके मूल रस में परिवर्तन कर देना। फिर अगला है प्रकरण विशेष पर कथा समाप्ति। कभी कभी कवि नायक की श्रेष्ठता या उन्नति दिखाने के उद्देश्य से इतिहास प्रसिद्ध कथा के किसी विशेष प्रकरण पर आधारित आकर कथा को समाप्त कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो कवि होता है वो नायक की जब श्रेष्ठता दिखने लगती है तो वहीं पर वो आकर कथा की समाप्ति कर देता है। तो ये सब कवि अपनी प्रतिभा के माध्यम से कर पाता है। फिर अगला है कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि। कथा का अनायास एवं आकस्मिक विच्छेद कभी कभी अत्यंत चमत्कारपूर्ण हो उठता है, जैसे शिशुपाल वध में माघ ने शिशुपाल के वध के उपरांत कथा की समाप्ति कर दी। ये देखिए जो दूसरा और तीसरा है वो लगभग समान से ही हैं। फिर है नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति। प्रबंध काव्य में जो है नायक के द्वारा एक विशेष फल की सिद्धि के लिए तत्पर होने पर अन्य फलों की भी प्राप्ति उसको हो जाती है। जैसे नागानंद जो नाटक है, उस नाटक में उसका नायक जो गंधर्व जो उसका नायक है वो है जिमुतवाहन। जिमुतवाहन अपने पिता की सेवा के लिए वन में गया था और वहाँ उसका जो गंधर्व जो कन्या है, उस गंधर्व कन्या मल्यवती से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है और विवाह हुआ। तो इस तरह से इनका क्या हुआ, एक काम की फल की प्राप्ति के लिए गया लेकिन अन्य फलों की प्राप्ति भी उसको हो गई। वो अपने पिता की सेवा के लिए गया लेकिन साथ ही उसको प्रेम हो गया और उसका विवाह भी हो गया। तो इस तरह से इस प्रकरण में कवि अपनी प्रतिभा के माध्यम से नायक को अन्य फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। फिर है प्रधान कथा का प्रकाशित करने वाला नाम। प्रबंध काव्य के नामकरण द्वारा कथा के मूल रहस्य को संकेतित करने के माध्यम से प्राप्त वक्रता, यानी प्रधान कथा का जो नामकरण है वो कथा के मूल रहस्य को संकेतित करने वाला होता है। फिर है एक विषय से संबंध विलक्षण प्रबंधत्व, यानी एक मूल कथा पर आधारित परस्पर भिन्न प्रबंधों की रचना करना। अर्थात जैसे रामायण पर आधारित रामचरितमानस, साकेत आदि। अब इनके जो कथाएं हैं, रामचरितमानस है, इसकी मूल कथा तो जो क्या है रामायण ही है, लेकिन रामायण के आधार पर भी ही रामचरितमानस और साकेत इन प्रबंध काव्यों की रचना की है कवि ने। तो इस तरह से कुंतक जो है वक्रोक्ति के 6 भेदों में कुल 38 उपभेद वो मानते हैं। और आगे जो निष्कर्ष है वो अपने सामने ये निकल कर आता है कि कुंतक की वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता। आत्मा शब्द से काव्य शास्त्रीय क्षेत्र में अभिप्राय है काव्य आनंद प्राप्ति का वह साधन जो पर्याप्त विशद होने के साथ साथ नितांत आंतरिक भी हो। किंतु कुंतक की वक्रोक्ति साधन तो है, पर्याप्त विशद भी है, परंतु आंतरिक नहीं है, यह बाह्य भी नहीं है। इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों तत्वों का समावेश है, फिर भी इसे अधिकांशतः बाह्य स्तर पर अवस्थित कर दिया गया है। इस प्रकार कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत वामन के रीति सिद्धांत, भामह और दंडी के अलंकार सिद्धांत के समान काव्य के कला पक्ष का ही अधिकांश रूप में विवेचक और मर्म निर्देशक है और इस दृष्टि से इसका निजी महत्व है। यद्यपि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा आंतरिक साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमने वक्रोक्ति का अर्थ, परिभाषा
और विभिन्न आचार्यों के विचार और वक्रोक्ति के जो 6 भेद थे उनके बारे में समझाया है। और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।